So what do you mean by buyback of share? Buyback of share or security. That means a company purchases back its own share from the shareholder or the investors. Okay, it's like a reverse of issue of share. In issue of share, the company issues the share, the shareholder pays the money. In buyback of share, what will happen? The shareholder will return the share back to the company and company will pay him the cash. Okay, so that is called buyback of share. So what will be the impact of the buyback on your balance sheet? Can you visualize? On the liability side, what will happen? Share capital will go down. If the shares are bought back or redeemed at premium more than the face value, then some reserve will also go down. Is it right? अगर आपने फेस वैल्यू से ज़्यादा पे बायबैक किया हो तो कुछ रिजर्व भी आपको डेबिट करना पड़ेगा, तो उतना रिजर्व कम होगा. और एसेट साइड में क्या इम्पैक्ट आएगा? एसेट साइड में बैंक बैलेंस कम हो जाएगा. एसेट साइड में आपका बैंक बैलेंस कम हो जाएगा. ठीक है, उधार में बायबैक नहीं करते ना. So before we go to the buyback, let us understand which kind of companies usually go for a buyback. The ultra cash rich companies. Okay, because buyback करना मतलब शेयरहोल्डर को कैश देना आपको. ठीक है, एक बार आपने बायबैक अनाउंस कर दिया तो फिर आपको शेयरहोल्डर को कैश पे करना पड़ेगा एंड द अमाउंट कैन बी ह्यूज. सो देयरफॉर बायबैक अनाउंस करने के पहले एक बार बैंक बैलेंस चेक कर लेना कि इतना अमाउंट है कि नहीं हमारे पास, एंड देन यू कैन अनाउंस फॉर द बायबैक. सो व्हाट डू वी डू व्हेन वी हैव सरप्लस कैश? कंपनीज क्या करती है जिनके पास सरप्लस कैश होता है? सम कंपनीज पे हाई डिविडेंड, some companies pay high dividend, very high dividend. Like for example, there was a year in which Infosys had paid a dividend at the rate of 1000%. Dividend at the rate of 1000%. यानी अगर 10 रुपए की फेस वैल्यू है तो 100 रुपीज़ डिविडेंड है उस पर. इज इट राइट? और कुछ साल पहले आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, ये जो हीरो मोटो कॉर्प ग्रुप है जिसकी वो बाइक्स हैं, 3000%, 3000% डिविडेंड. इज इट राइट? 2 साल पहले बजाज ऑटो लिमिटेड ने 450% डिविडेंड. इस साल रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने 100% डिविडेंड. 10 रुपये के शेयर पे 10 रुपया डिविडेंड. इज इट राइट? एक पैसा यूज करने का ये तरीका है कि अपने शेयरहोल्डर को रिवॉर्ड दो. इन्होंने इतने साल आपका साथ दिया, अब आप उनको रिवॉर्ड दो बाय पेइंग हायर डिविडेंड. ओके. दूसरा है, बहुत सारी कंपनी ये मेथड फॉलो करती है. क्यों पैसा दे भाई, अपने पास ही रखो ना, फ्यूचर में ज़रूरत पड़ सकती है तो वापस फिर कौन उनसे लेने जाए. तो जब तक ज़रूरत नहीं है तब तक सरप्लस फंड्स को इन्वेस्ट करके रखो सेफ सिक्योरिटीज़ में. तो आप बहुत सारी कंपनीज की बैलेंस शीट देखेंगे तो उनका एक बहुत बड़ा हेड एसेट साइड में होता है इन्वेस्टमेंट. भले बिजनेस कुछ और हो, बिजनेस है पेट्रोकेमिकल, रिफाइनिंग, एक्सट्रैक्शन, लेकिन बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट का अमाउंट काफ़ी बड़ा दिख रहा है. रिलायंस की बैलेंस शीट में वो उन्होंने क्या किया, इन सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर रखा है, क्योंकि कभी भी पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है आपको, फिर से पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, फिर से शेयरहोल्डर से फंड्स रेज करना इतना ईजी नहीं होता है. ओके, तो यू इन्वेस्ट इन सिक्योरिटी टिल यू नीड द फंड्स. सो कीप द लिक्विडिटी विथ यू, विच मेनी कंपनीज विल डू. सम मोर कंपनी विच आर एग्रेसिव कंपनीज, they acquire other companies using that surplus money. Is it right? Because they want to expand, grow. So what is the quick mode of expansion? Acquire the existing company. Acquire the existing company. खुद से बिजनेस स्टार्ट करना जीरो से काफ़ी समय लग जाएगा, काफ़ी मेहनत लग जाएगी. लेकिन अगर आपके पास कैश है तो क्या कर सकते हो, एग्जिस्टिंग कंपनी को अक्वायर कर सकते हो. एक ये भी अच्छा तरीका है. लेकिन बहुत सारी कंपनीज इस रूट में नहीं जाना चाहती, क्योंकि दूसरी कंपनी एक्वायर करना मतलब एक अलग बिजनेस मॉडल होता है. बहुत बार सेम बिजनेस नहीं है तो फिर अननेसरी आपका उसमें दिमाग लगेगा और आपका टाइम एनर्जी लगेगी, फ्यूचर में और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं. इज इट राइट? तो बहुत सारी कंपनी जो इतना रिस्क नहीं लेना चाहती है तो दे डोंट गो फॉर थर्ड रूट ऑल्सो. एंड सम कंपनीज, वेरी फ्यू कंपनीज, दे थिंक दैट वी कैन यूज द सरप्लस कैश टू buy back the equity share. They think that we are over capitalized. अगर आप ओवर कैपिटलाइज्ड हो तो उसका एक डिसएडवांटेज, आपका रिटर्न ऑन इक्विटी वुड बी लोअर. आपकी प्रॉफिट तो उतनी रहेगी, आपके पास सरप्लस कैश है. जब तक सरप्लस कैश और उससे इनकम जनरेट नहीं हो रही है तो रिटर्न ऑन इक्विटी
विल बी लोअर, रिटर्न अपॉन इक्विटी, रिटर्न बढ़ नहीं रहा क्योंकि कैश सरप्लस है, इक्विटी का बेस बड़ा है, तो क्यों नहीं इक्विटी का बेस छोटा कर दें? इफ आई रिड्यूस द इक्विटी, माई रिटर्न ऑन इक्विटी वुड बी हायर, इज इट राइट? So they can use the cash for buyback. कैश बाईबैक्स यूज करने से एक और फायदा, फ्यूचर में उन पे डिविडेंड भी नहीं पे करना पड़ेगा। तो एक बार आप बड़ा सा अमाउंट देके बायबैक कर लो, इन फ्यूचर यू डोंट हैव टू पे डिविडेंड ऑल्सो। तो आने वाले सभी ईयर्स में आपका डिविडेंड भी बच जाएगा। मैनेजमेंट का स्टेक बढ़ जाता है कंपनी में, प्रमोटर का जो कंट्रोल है वो बढ़ जाता है, बिकॉज ही इज नॉट गोइंग टू ऑफर हिज ओन शेयर फॉर बायबैक। ओके, सो इनडायरेक्टली इट इंप्रूव्स द कंट्रोल ओवर द कंपनी। तो प्रमोटर के लिए बहुत अच्छी बात है। सो जल्दी से मैं आपको एडवांटेजेस ऑफ बायबैक बताऊंगा, क्योंकि अकाउंट्स के सिलेबस में ये क्वेश्चन कभी नहीं आता है, ये एसएफएम के सिलेबस में आता है। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ बायबैक? सो बायबैक का फर्स्ट एडवांटेज मैंने बता दिया, अगर आपके पास सरप्लस कैश है यू कैन यूज इट। ओके, so indirectly you are using your cash also, you are rewarding your shareholder also, you are increasing the return on equity also, you are increasing the EPS also, because number of shares future में कम हो जाएंगे तो EPS will increase, EPS increase हुआ तो indirectly market price of share will also increase and promoter stake in the company also goes up। तो एक ही एडजस्टमेंट से आपके कितने बेनिफिट हो जाते हैं बायबैक से। देन रिवाइवल ऑफ कैपिटल मार्केट, sometime you will find that the shares are not actively traded, shares are not actively listed है लेकिन ट्रेडिंग नहीं होती है, तो क्या किया जाए? एक बायबैक अनाउंस करेंगे थोड़े प्रीमियम पे, विल अनाउंस द बायबैक एट अ प्रीमियम। सो ऑब्वियसली व्हाट विल हैपन, दोज पीपल हु हैव द शेयर they can offer the share at a premium to the company at a higher price, so therefore people would like to buy the share and sell it back to the company, so activity in that share increases, so it helps in reviving the sluggish or bearish market। sluggish मतलब उसमें ट्रेडिंग कम हो रही, bearish market मतलब प्राइसेस घट रही। जैसे ही बायबैक अनाउंस होता है शेयर की प्राइस बढ़नी चालू हो जाती है, बिकॉज आपको ही मालूम है कि बायबैक के बाद शेयर की प्राइस बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि द सेम वैल्यू ऑफ द कंपनी विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर लेस नंबर ऑफ शेयर, इज इट राइट? कंपनी की जो टोटल ओवरऑल वैल्यू है, नेट एसेट जो है, दैट विल बी डिवाइडेड बाय लोअर नंबर ऑफ शेयर्स। सो देयरफॉर जनरली आफ्टर द बायबैक द प्राइसेस गो अप, ओके, जनरली बट नॉट नेसेसरली, क्योंकि स्टॉक मार्केट का कोई भरोसा नहीं है। कभी कभी बायबैक के बाद वैल्यू घट भी जाती प्रैक्टिकली। Theoretically it should go up, mathematically it should go up, but practically the value may go down। Okay, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के लिए बायबैक बहुत ही अच्छा है। गवर्नमेंट ने बहुत पैसा इन्वेस्ट कर रखा है PSUs में, पता है आप लोगों को? अगर सारे PSUs में गवर्नमेंट का स्टेक बेच दे तो क्या होगा? गवर्नमेंट के पास इतना पैसा आ जाएगा, इतना पैसा आ जाएगा कि अगले 10 साल तक पूरी कंट्री को डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स फ्री कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ओके, बट फिर भी धीरे धीरे गवर्नमेंट को क्या करना है, दे हैव टू कम आउट ऑफ दिस PSUs। ओके, इट्स अ वेरी पॉलिटिकल sensitive issue, so therefore it doesn't happen easily, but what they can do, they can announce buyback. Government is a shareholder in the PSU, government can sell the share back to the PSU and government will receive the money. So this way the government stake in the PSUs can be reduced through buyback route, okay, and this will give a boost to the government disinvestment program. Disinvestment means government stake in PSUs gets reduced and private sector stake in the PSUs increases, but this doesn't happen too often. Why it doesn't happen too often? The political sensitive issue, is it right? PSU में अगर गवर्नमेंट मान लो अपना स्टेक कम करेगी तो जो एम्प्लॉइज है वो काला झंडा लेके खड़े हो जाते हैं गेट के बाहर। ओके, कोई पॉलिटिकल पार्टी रास्ते में आ जाती है, बोलती है कि गरीब लोगों के साथ अत्याचार है, अन्याय है, सरकार सिर्फ प्रो रिच पर्सन है, सूट बूट की सरकार है। ओके, सिर्फ उनका ध्यान देती है, बेच रही है जनता को, एटसेट्रा। उन्हीं में दिस पॉइंट नंबर 4 यू कैन लिंक विथ पॉइंट नंबर 1, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ एक्सेस फंड। जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में ही बता दिया इंट्रोडक्शन में, कंपनी के पास अगर सरप्लस मनी हो, या तो डिविडेंड पे करो, इन्वेस्टमेंट करो,
कंपनी एक्वायर करो या फिर यू कैन गो फॉर बायबैक. बायबैक सर्व्स मेनी पर्पस साइमल्टेनियसली. इज इट राइट? नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 5, इंक्रीज इन द प्रोमोटर स्टेक इन द कंपनी. यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल डिजाइन किया है एक्सप्लेन करने के लिए कि हाउ बायबैक इंक्रीजेज द प्रोमोटर्स स्टेक इन द कंपनी. एंड इन इंडिया दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर बायबैक. ओके, बाकी मैनेजमेंट को और कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन उनको अपना स्टेक बढ़ाना रहता है. तो कैसे स्टेक आपका बढ़ेगा जरा देखिए इस एग्जाम्पल के थ्रू. एक कंपनी है जिसमें 1 लाख शेयर है अभी बायबैक के पहले. प्रमोटर इज होल्डिंग 40,000 शेयर, नॉन प्रमोटर्स आर होल्डिंग 60,000 शेयर. 40%, 60%. That means promoter stake is less than 50%. They are not having complete control over the company. This 60% can unite together and they can appoint some directors, they can appoint the auditor, they can pass a resolution, etc. etc. या कोई बहुत ही अल्ट्रा रिच कंपनी हो तो ये मार्केट से 60% शेयर अक्वायर कर लेगी एंड देन दे विल गेट द कंट्रोल ओवर द कंपनी. तो आप प्रमोटर, आपने इतनी साल मेहनत की, कंपनी को खड़ा किया और आपको बोलेंगे आप बाहर निकलो अभी. इज इट राइट? तो ऐसी कंपनी को टेक ओवर थ्रेट रहता है. ऐसी कंपनी को टेक ओवर थ्रेट है. इज इट राइट? कि कोई भी ये 60% शेयर बाहर से अक्वायर कर सकता है स्टॉक मार्केट से आप. ओके, बायबैक अनाउंस करो जब भी आपको लगे कि हमारी कंपनी का टेक ओवर थ्रेट है. बायबैक अनाउंस करो. साल में कितने शेयर बायबैक कर सकते हैं? 25,000, 25%. एक साल में 25% अलाउड है. क्यों 25% अलाउड है मैं बाद में बताऊंगा. तो बायबैक में शेयर ऑफर कौन करेगा? प्रमोटर ऑफर करेगा या बाहर की पब्लिक ऑफर करेगी? मोस्ट प्रॉब्ली प्रमोटर्स विल नॉट सेल देयर शेयर अनलेस दे रियली वांट टू एग्जिट फ्रॉम दैट कंपनी. अब चलाना ही नहीं है, मान लो रिटायर ही होना आपको. ओके, तो बात अलग है. लेकिन प्रमोटर रिटायर नहीं होते हैं, ठीक है, अपने पीछे 2 जनरेशन छोड़ के जाते हैं, फिर वो कंटिन्यू करेंगे, लेकिन रिटायर नहीं होंगे. कुर्सी का चस्का बहुत ही बुरा होता है ना. तो प्रमोटर 40,000 उनका स्टेक उनके पास है. नॉन प्रमोटर का स्टेक 60 में से 25 कम हो गया. अभी पूरा इन्होंने इनसे 25,000 एक साल में जितना बायबैक कर सकते थे कर लिया. अब हो गया 75. अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे. 40 डिवाइड बाय 75, 53.33. 35 डिवाइड बाय 75, 46.67. इसमें और इस सिचुएशन में ना बहुत फर्क है. ये 50 के नीचे है और ये 50 के ऊपर है. 50 इज वेरी इंपॉर्टेंट नंबर. मेजोरिटी आ गई आपकी अभी. जिसकी मेजोरिटी उसकी सरकार. इज इट राइट? फिर बाकी अपोजिशन जितना चिल्लाना चिल्ला ले, कुछ नहीं कर सकती. शेयर होल्डर की मीटिंग होगी, आप जिसको चाहे यहाँ पे डायरेक्टर अपॉइंट करो, ऑडिटर अपॉइंट करो, एमडी अपॉइंट करो, सीएफओ अपॉइंट करो, कोई कुछ नहीं कर सकता आपका. जो भी आपके ऑर्डिनरी रेजोल्यूशंस पास करने हैं वो आप पास कर सकते हैं. इज इट राइट? विद इन द 4 कॉर्नर्स ऑफ कंपनीज एक्ट ऑल ऑर्डिनरी रेजोल्यूशंस कैन बी पास्ड बाय यू. लेट अदर्स स्टार्ट शाउटिंग व्हाटएवर दे कैन. दे कांट डू एनीथिंग. इज इट राइट? तो ये इसका फायदा. और ऐसी कंपनी को दूसरी बाहर की जो कंपनीज हैं उनको अक्वायर करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है. अभी मैं 46% शेयर अक्वायर करके भी क्या करूंगा? आई एम माइनॉरिटी स्टेक होल्डर. माइनॉरिटी स्टेक होल्डर बनने में कोई मजा नहीं है. Is it right? You just have to follow the instruction of the holding company. So therefore such companies are no longer an attractive target for takeover. Okay? तो फिर इसमें किसी को इंटरेस्ट नहीं आएगा. एक और पॉइंट लिखेंगे आप, इंक्रीज इन ईपीएस. ये भी एक कारण है, ईपीएस बढ़ जाता है. सिंपल मैथमेटिक्स, नंबर ऑफ शेयर्स विल रिड्यूस. आपके एसएफए में ये क्वेश्चन आता है, व्हाट विल बी ईपीएस आफ्टर द बायबैक इफ द कंपनी बाइज बैक सो मेनी शेयर्स. ओके, तो ये क्वेश्चन जस्ट मैं एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ. अकाउंट्स में नहीं आएगा, एसएफएम में आ सकता है. सपोज अभी इस वक्त बायबैक के पहले कंपनी की अर्निंग है 15 लाख और कंपनी के नंबर ऑफ शेयर है 1 लाख. तो ईपीएस कितनी हुई अभी? 15. Let us assume the company buys back the share out of the surplus cash which was not generating any income. Is it right? क्योंकि अगर आप बायबैक करते हो तो फंड्स यूज हो रहा है. फंड्स यूज हो रहा है मतलब आपका कैपिटल एम्प्लॉयड घट रहा है, तो हो सकता है आपकी अर्निंग पे भी फर्क पड़े. अर्निंग पे भी फर्क पड़े. अगर मान लो वो पैसा आपने
इन्वेस्टमेंट कर रखा है किसी सिक्योरिटी में, तो वो इंटरेस्ट आना बंद हो जाएगा फ्यूचर में। तो हो सकता है अर्निंग थोड़ी सी कम हो जाए, लेकिन हम अज्यूम करेंगे थोड़ी देर के लिए कि बायबैक से अर्निंग पे इम्पैक्ट नहीं आएगा, बिकॉज दिस बायबैक वुड नॉर्मली बी आउट ऑफ द सरप्लस कैश विच इज इन केस लाइंग आइडल और जनरेटिंग अ वेरी वेरी लो रिटर्न विच कैन बी इग्नोर्ड हियर फॉर द कैलकुलेशन पर्पस। ओके, तो बायबैक के बाद देखिए क्या हुआ। अर्निंग हम अज्यूम करेंगे उतनी है 15 लाख, या थोड़ा बहुत कम भी अज्यूम कर सकते हैं आप। 25 शेयर उन्होंने बायबैक कर लिया, तो अभी होगा 75,000 शेयर। तो मैथमेटिकली व्हाट विल हैपन, योर ईपीएस विल नाउ गो अप टू 20 रुपीज। सो हाउ डज इट मैटर? इट डज मैटर बिकॉज ईपीएस अफेक्ट द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर, ईपीएस अफेक्ट द डिविडेंड कैपेसिटी ऑफ द कंपनी। पहले कंपनी 15 रुपए डिविडेंड पे करती थी, अब कंपनी 20 रुपए तक डिविडेंड पे कर सकती है। इज इट राइट? बट मेन इंपैक्ट होगा मार्केट प्राइस पे। ये भी एक पॉइंट लिख सकते हैं आप, इंक्रीज इन मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। बायबैक के दो मैथम, ये आपकी एसएफएम इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, व्हाट विल बी द ईपीएस, व्हाट विल बी द मार्केट प्राइस आफ्टर द बायबैक। तो देखिए पहले क्या था, आपने थोड़ी देर पहले ईपीएस कैलकुलेट किया, अभी 15 रुपए। बायबैक के पहले ईपीएस 15 रुपए आपने कैलकुलेट किया ना, ये पिछले वाले एग्जाम्पल में यहाँ पे, और बायबैक के बाद कितना है 20। उसी एग्जाम्पल को हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सपोज कंपनी की पी रेशियो 10 है, जिस इंडस्ट्री को ये बिलोंग करती है उस इंडस्ट्री का पी रेशियो कितना है 10 है, यानी कि इन्वेस्टर ऐसी कंपनी में अर्निंग का 10 गुना पैसा लगाने को तैयार है। दैट इज कॉल्ड पी रेशियो, हाउ मेनी टाइम्स ऑफ अर्निंग यू आर विलिंग टू पे टू गेट वन शेयर ऑफ द कंपनी। तो इस इंडस्ट्री का ट्रेंड 10 टाइम है, 10 गुना है, 10 times. So what is the MPS before the buyback? 150. Immediately after the buyback, mathematically what should happen? The price should go to 200 rupees, because the same market value of the company, same overall market value of the company is going to get a portion over less number of shares. Is it right? Practically एकदम 200 होगा ऐसा जरूरी नहीं है, because stock market is affected by several factors, not just this mathematical calculation, but at least बढ़ेगा इतना more or less certain है in general। तो ये दो कारण आपने देखा, 3 कारण इंपॉर्टेंट है, एक प्रमोटर स्टेक बढ़ता है और ईपीएस बढ़ता है, एमपीएस बढ़ता है। पॉइंट नंबर 10 अगर आप लिखना चाहे तो, अवॉइडिंग टेक ओवर थ्रेट, अवॉइडिंग टेक ओवर थ्रेट, उसके लिए वही एग्जाम्पल है, वो प्रमोटर स्टेक वाला। आपने उस एग्जाम्पल में देखा पहले 40% शेयर था प्रमोटर के पास, बायबैक के बाद हो गया 53%। तो ऐसी कंपनी में किसी को इंटरेस्ट नहीं रहेगा जहां पे प्रमोटर का स्टेक पहले ही बहुत ज्यादा है। इज इट राइट? रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड में मुकेश अंबानी एंड फैमिली मेंबर है 45% स्टेक, ऑलमोस्ट 50 के आसपास हो गए अभी आप। तो उसमें किसी को इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि रिमेनिंग 55% अक्वायर करना रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए कंपनी के शेयर इतना इजी काम नहीं है, ठीक है। 55% शेयर होल्डर को इकट्ठा करना इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट ऑल द शेयर्स, ओके। बट शेयर होल्डर पूरे दुनिया में स्कैटर्ड है, तो यू कांट गेट रिमेनिंग 55% शेयर। इज इट राइट? तो वैसी कंपनी को टेक ओवर थ्रेट, लेकिन जिस कंपनी के मान लो 10-15% शेयर है प्रमोटर के पास, वहां पे थ्रेट रहता है, वहां पे थ्रेट रहेगा। कोई भी बाहर का कंपनी जिसके पास पैसा है, दे कैन अक्वायर दैट कंपनी बाय एक्वायरिंग शेयर फ्रॉम द मार्केट। इज इट राइट? तो उसके लिए क्या करो, प्रमोटर का स्टेक धीरे धीरे बढ़ाओ, हर साल जितना पॉसिबल हो सके बायबैक करते जाओ विद इन द 4 कॉर्नर्स ऑफ द लॉ। इंडिया में बायबैक आपको पता है ये 1956 एक्ट में ओरिजिनली नहीं था। एक बार कंपनी ने शेयर इशू कर दिया, उसके बाद इन्वेस्टर फंस गया बेचारा, बाहर निकलने का कोई रूट नहीं है, सिर्फ स्टॉक मार्केट से ही बाहर निकल सकता है, और कंपनी अनलिस्टेड हो तो फंस गया हमेशा के लिए। जब तक कंपनी लिक्विडेट ना हो बैठे रहो, या फिर किसी ऐसे बायर को ढूंढो जो आपका स्टेक परचेज करने के लिए तैयार है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में या अनलिस्टेड कंपनी में शेयर सेल करना बहुत डिफिकल्ट होता है अपना स्टेक, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर अनलिस्टेड कंपनी में या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में इन्वेस्ट करना नहीं चाहेगा। आपको बोलूंगा आप एएस फाउंडेशन के शेयर में इन्वेस्ट करो, करेंगे? नहीं करेंगे। अनलिस्टेड है, देख लो भाई, एक बार पैसा आपने दे दिया, उसके बाद कोई गारंटी नहीं आपको पैसा वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा। ईपीएस से आपको क्या लेना हो, तो हमारी बुक्स में रहेगा, डिविडेंड हम पे करते नहीं है। ईपीएस तो हमारी बुक्स में सिर्फ दिखेगा आपको फायदा कब होगा, जब डिविडेंड मिलेगा, लेकिन डिविडेंड हम पे करते नहीं है, वी आर अ नॉन डिविडेंड पेइंग कंपनी। इज इट राइट?
सारा पैसा री इन्वेस्ट कर देते हैं वापस कहीं ना कहीं। नाउ तो एग्जिट रूट नहीं है आपके पास, इसलिए बायबैक 2002 में इंट्रोड्यूस किया गया। तो इससे क्या होगा कि कंपनी को फंड्स रेजिंग करने में, इक्विटी रेज करने में इजी रहता है, बिकॉज इन्वेस्टर बोलते हैं कि मान लो अगर हमें कभी एग्जिट करना पड़े तो हमारे पास एग्जिट रूट भी तो चाहिए हमें। ओके, तो जब तक आप उनको एक एग्जिट रूट नहीं दोगे वो इन्वेस्ट नहीं करेगा। तो बायबैक इज नाउ ऑफरिंग यू एन एग्जिट रूट ऑल्सो। इससे क्या हो गया, इंडिया में एफडीआई बढ़ गई है। अभी फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में पिछले जो 10-12 साल में जितना आया वो पहले उतना नहीं आया था, क्योंकि अब फॉरेन इन्वेस्टर को ही पता है कि कंपनी बायबैक करके हमारा पैसा लौटा भी सकती है, तो उनको एक और एग्जिट रूट मिल गया है। ओके